हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। सो पीवीबी का हमारा जो जेवी का एग्जामिनेशन है वो काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग डेली बेसिस पे जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं उसे कवर करें, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में आपको एमसीक्यूज़ ही सॉल्व करना है। और यदि पहले से अच्छे से प्रैक्टिस किया रहेगा तो ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। तो हमारा एमसीक्यू का सीरीज़ चल रहा है डेली बेसिस पर। ऑलरेडी हम लोग INIFS में 20 यूनिट्स तक कवर कर चुके हैं और सिमिलरली हम लोग पीवीबी में भी स्टार्ट कर चुके हैं। और आज हम लोग यूनिट नंबर 5 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। तो आप निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे जो मैं एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूंगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों, आपके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखा है एमसीक्यूज़ का, एमसीक्यूज़ डिस्कशन का। जैसे कि पीवीबी का एक एमसीक्यूज़ का प्लेलिस्ट है, सिमिलरली INIFS के एमसीक्यूज़ का प्लेलिस्ट है, जिसको जाकर आप देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, ये बहुत ही बेसिक चीज़ों को कवर करता है। तो हम लोग एक एक चीज़, बेसिक चीज़, आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो एग्जामिनेशन में इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, दो क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे हमारी फोकस रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे करंट अकाउंट होते हैं उनके टारगेट कस्टमर कौन होते हैं। तो पहला ऑप्शन कर रहा है इंडिविजुअल ओनली। देखिए, इंडिविजुअल रहता तो सही होता, लेकिन ये जो ओनली वर्ड लिख दिया ना, इसलिए गलत है। क्योंकि देखिए, इंडिविजुअल करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उनके ही लिमिटेड नहीं है ये, ठीक है, तो ये गलत है। फिर बी कर रहा है इंस्टीट्यूशन ओनली, ये भी गलत है, क्योंकि केवल इंस्टीट्यूशन के लिए तो नहीं है, इंडिविजुअल भी एलिजिबल है। सी कर रहा है बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, ये सही है। देखिए, करंट अकाउंट सुटेबल होता है चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो। इंडिविजुअल जिनके पास हाई ट्रांजेक्शन नीड्स है, या बिजनेस जिनको फ्रीक्वेंट डिपॉजिट और विड्रॉल करना है, वो करंट अकाउंट का सहायता लेते हैं। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। तो दोस्तों, आप पहले ट्राई कीजिए कि जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए उसे सॉल्व करने का, और फिर एक्सप्लेनेशन को देखिए। तो इस तरह से आप रिवाइज भी कर पाएंगे चीज़ों को। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ करंट अकाउंट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि करंट अकाउंट का प्राइमरी पर्पज़ क्या है। सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर, बिल्कुल नहीं। देखिए, सेविंग मनी हमारा सेविंग अकाउंट का काम होता है, ना कि करंट अकाउंट का काम होता है। अर्निंग इंटरेस्ट, तो पहली बात तो करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है नहीं, तो बी तो होगा नहीं। मीटिंग डे टू डे बिजनेस नीड्स, ये सही है। देखिए, करंट अकाउंट का पर्पज़ यही होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको जो डेली बिजनेस नीड के, उनको डेली जो बिजनेस के लिए अमाउंट चाहिए, राइट, उसको प्रोक्योर करना, और अपने सेल्स को, अपने जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको फुलफिल करना। तो ये चीज़ इनका बेसिक पर्पस होता है कि डे टू डे बिजनेस नीड्स को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द परफेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि क्या करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट रहता है उस पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो बिल्कुल नहीं पे किया जाता है। सही जवाब है नो, इट इज़ नॉट पेड। सो नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिपॉजिट हेल्ड इन द करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर, विच टाइप ऑफ कस्टमर कैन ओपन अ करंट अकाउंट। तो बताइए किस तरह के कस्टमर जो है करंट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है। ओनली रजिस्टर्ड सोसाइटी, ओनली इंडिविजुअल्स एंड कंपनी, ओनली गवर्नमेंट बॉडीज, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी के सभी कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हो, या हमारे इंडिविजुअल एंड कंपनी हो, या गवर्नमेंट बॉडीज़ हो। ओनली वर्ड गलत है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट सवाल है कि क्या कोई रिस्ट्रिक्शन होता है करंट अकाउंट ओपन करने का बॉरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। तो पहला ऑप्शन कर रहा है यस। देखिए, ये सही इसलिए है क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम के जो बॉरोवर होते हैं उनके पास रिस्ट्रिक्शन होता है करंट अकाउंट ओपनिंग का। खासकर ये इंश्योर करना कि वो मल्टीपल अकाउंट तो नहीं खोल लिए अलग अलग बैंक में। ऐसा होता है ना कि एक ही कस्टमर जाके जो है 2-3 अकाउंट में करंट अकाउंट खोल लिया, राइट, इसको अवॉइड करना होता है। तो रिस्ट्रिक्शन है, राइट। तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ नो नहीं होगा, क्योंकि बैंक कुछ रिस्ट्रिक्शन तो डालती है बोरोवर पे कि उनके रिस्क को मैनेज करें और इंश्योर करें कि बोरोवर जो है बैंकिंग सिस्टम को मिसयूज ना करे, ठीक है। ऐसा ना कि अलग अलग बैंक में मल्टीपल करंट अकाउंट ओपन कर लिए और फिर बैंकिंग सिस्टम को मिसयूज कर रहे हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है करंट अकाउंट ओपन करने का फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। तो सही जवाब क्या है इसका, यस। हु कैन ओपन अ करंट अकाउंट। ऑलरेडी ये सवाल बहुत बार आ चुका है, तो हम लोग जरा इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है माइनर विद द कंसेंट ऑफ देयर नेचुरल गार्जियन,
हाँ, माइनर ओपन कर सकते हैं करंट अकाउंट, लेकिन उनके गार्जियन के कंसेंट के बाद ही, क्योंकि वो लीगली अलाउ नहीं होते हैं अकाउंट को मैनेज करने का जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाए, इसीलिए। फिर कर रहा है पारदर्शिनी वुमेन। तो पारदर्शिनी वुमेन मतलब कि वुमेन इन पर्दा, तो इनके पास अकाउंट हो सकता है, राइट, लेकिन करंट अकाउंट को ओपन करने में कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस है, तो ये ना के बराबर होगा। फिर इलिटरेट पर्सन तो नहीं होगा, क्योंकि इनको रिस्ट्रिक्शन होता है जब वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि देखिए करंट अकाउंट में हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को मैनेज करना होता है, तो इसके लिए रीडिंग और राइटिंग स्किल चाहिए, तो इलिटरेट पीपल से पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई उनको भी करंट अकाउंट ओपन करने की परमिशन नहीं मिलती है, और ब्लाइंड पर्सन को भी ऑब्वियसली नहीं मिलती है। वो सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन उनको इनकरेज नहीं किया जाता कि वो करंट अकाउंट ओपन करें जब तक उनके पास कोई तरीका ना हो फ्रीक्वेंट बिजनेस लाइक ट्रांजेक्शन करने का। ठीक है, तो सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, माइनर्स विद द कंसेंट ऑफ द नेचुरल गार्जियन। अगला सवाल है कि माइनर्स के अकाउंट को कौन ऑपरेट कर सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है। पहला ऑप्शन कर रहा है द माइनर देमसेल्फ, ये गलत है। माइनर अपने अकाउंट को खुद से ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लीगली अलाउ नहीं होते हैं अपने फाइनेंस को मैनेज करने का जब तक वो 18 साल के ना हो जाए। ऑप्शन नंबर 2 कर रहा है द नेचुरल गार्जियन। तो नेचुरल गार्जियन में क्या है? नेचुरल गार्जियन हमारा सही जवाब है इसका कि देखिए नेचुरल गार्जियन एक पेरेंट होते हैं जो कि अकाउंट को ऑपरेट करते हैं माइनर के बिहाफ में, जब तक जो उनका चाइल्ड है वो लीगल एज तक ना पहुंच जाए, यही सही जवाब है। तो नेचुरल गार्जियन ही ऑपरेट करते हैं माइनर के अकाउंट को जब तक जो है वो जो है लीगल एज तक ना पहुंच जाए। लीगल एंटिटी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों लीगल एंटिटी का मतलब ही होता है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, और वो एक किसी माइनर के अकाउंट को ऑपरेट नहीं करते। और ऑप्शन डी का है ऑथराइज सिग्नेटरी। तो दोस्तों ऑथराइज सिग्नेटरी भी गलत है। ऑथराइज सिग्नेटरी हो सकता है कि बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में हो, लेकिन माइनर के अकाउंट के लिए हमेशा नेचुरल गार्जियन होता है जो कि ऑपरेट करता है। दोस्तों आपको लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज यदि की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास दोस्तों पर सब्जेक्ट 2000 से 2500 एमसीक्यूज अवेलेबल है। हर एक चैप्टर से लोग दोस्तों 50 से 100 क्वेश्चन बनाए गए हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द सब्जेक्ट। तो हमने एक क्वेश्चन बैंक का कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो केस स्टडी फॉर्मेट में हो। एक सेपरेट सा मैंने फोल्डर बना रखा है केस स्टडीज़ का, जिसमें मैंने केस स्टडी ऐड किया है, और उसके अलावा दोस्तों जो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल हो थ्योरेटिकल हो सब के सब इंक्लूडेड हैं। और आज आपको इस पे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यदि आप उस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो या तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, नहीं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए इस वीडियो का, और वहाँ पर मैंने इस कोर्स का लिंक दे रखा है, जिसके माध्यम से आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है कितना पैसा करंट अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी समय पे? क्या लगता है सही है गलत? तो दोस्तों कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सेविंग अकाउंट जैसा नहीं होता है, ठीक है। करंट अकाउंट में यूजर कैन विड्रॉ एज मच मनी दे नीड वेन एवर दे नीड विदाउट एनी लिमिट इम्पोज बाय द बैंक। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? सही जवाब है। आगे अगला सवाल देखते हैं कि इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट डिपॉजिटेड इन द करंट अकाउंट? ऑब्वियसली नो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कर रहा है कि क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है कितना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में हो सकता है किसी पीरियड ऑफ टाइम के दौरान? तो यहाँ भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ देखिएगा करंट अकाउंट में ना पैसा जमा करने पे रिस्ट्रिक्शन है, ना पैसा निकालने पे रिस्ट्रिक्शन है, ना ही इस पे रिस्ट्रिक्शन है कि कितना बार आप जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो लीगल एंटिटीज होते हैं उनके अकाउंट को कौन ऑपरेट करता है? हु कैन ऑपरेट द अकाउंट ऑफ लीगल एंटिटी? पहला ऑप्शन कर रहा है द अकाउंट होल्डर इन द पर्सनल कैपेसिटी। तो ये गलत है। लीगल एंटिटीज जैसे कि आपको लीगल एंटिटी का एग्जांपल आपको पता है ना, जैसे कि मान लीजिए कंपनीज हो गए, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो ये अकाउंट किसी पर्सनल कैपेसिटी में ऑपरेट नहीं करते हैं, वो अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। द नेचुरल गार्जियन, ऑब्वियसली दिस इज इनकरेक्ट। नेचुरल गार्जियन रिलेवेंट होते हैं माइनर्स के लिए, ना कि लीगल एंटिटीज जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के लिए। ऑप्शन सी कर रहा है द ऑथराइज सिग्नेटरी। यस, ये करेक्ट आंसर है। लीगल एंटिटी जो है ना अपने ऑथराइज सिग्नेटरीज को डिजिग्नेट करते हैं, दे डिजिग्नेट देयर ऑथराइज सिग्नेटरी।
और यही सिग्नेटरी अपॉइंट किए जाते हैं एंटिटी के द्वारा फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से। और ऑप्शन डी कह रहा है लीगल एंटिटी देमसेल्फ, ऑब्वियसली नो, क्योंकि जैसे लीगल एंटिटी जैसे कोई कंपनी है वो अपना अकाउंट ऑपरेट नहीं करती है, इसको ऑथराइज पर्सन चाहिए, जैसे कोई सिग्नेटरी चाहिए ताकि वो इसके बिहाफ में काम करे। अगला सवाल है कि क्या कोई इंडिविजुअल पावर ऑफ अटॉर्नी इशू कर सकता है दूसरे इंडिविजुअल को ताकि वो एक उसके अकाउंट को ऑपरेट करे? कैन इंडिविजुअल इशू अ पावर ऑफ अटॉर्नी टू अनदर इंडिविजुअल टू ऑपरेट देयर अकाउंट? ऑप्शन ही कर रहा है यस, दे कैन ऑपरेट देयर अकाउंट इन पर्सनल कैपेसिटी। गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन कंफ्यूज कर रहा है पर्सनल कैपेसिटी को पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांट करने से। यदि कोई इंडिविजुअल चाहता है कि कोई और उसके अकाउंट को मैनेज करे तो उसे पावर ऑफ अटॉर्नी ये इशू करना होगा। ऑप्शन बी कर रहा है नो, दे कैन नॉट इशू अ पावर ऑफ अटॉर्नी टू अनदर इंडिविजुअल। ये भी गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है किसी को लीगल राइट दे सकता है कि वो उसके अकाउंट को ऑपरेट करे। ऑप्शन सी कर रहा है यस, दे कैन इशू अ पावर ऑफ अटॉर्नी टू अनदर इंडिविजुअल टू ऑपरेट देयर अकाउंट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से एक अकाउंट को दूसरा कोई पर्सन ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज NaCH? अच्छा, एक और सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स कैन बी यूज टू डेबिट एन अकाउंट? आपको अकाउंट को डेबिट करना है तो कैसे कर सकते हैं? चेक ड्रॉन जॉइंटली, मतलब चेक को जॉइंटली ड्रॉ किया गया, मतलब कि मान लीजिए जॉइंट अकाउंट होल्डर है, दोनों का साइन है उसमें। चेक ड्रॉन सिंगली, नेट बैंकिंग ऑथराइज बाय सिंगल यूजर, ऑल ऑफ द। ऑब्वियसली सबका सब तरीका है अकाउंट डेबिट करने का, नेट बैंकिंग से कीजिए या चेक से कीजिए। अगला सवाल है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन गिवन टू बैंक टू एग्जीक्यूट डेबिट एज मैंडेटेड इन द इंस्ट्रक्शन। ऑथराइजेशन गिवन टू कॉर्पोरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कलेक्ट पेमेंट, बिल्कुल गलत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है, शॉर्ट में इसको ऐसा ही बोला जाता है कि बैंक को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जैसा इंस्ट्रक्शन में मैंडेट किया गया है वैसा ही डेबिट को तुम एग्जीक्यूट करो। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि NaCH क्या होता है? तो ऑप्शन ए का है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, गलत। NaCH जो है अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड नहीं है। दो ऑप्शन बी का है कि आप देख सकते हैं आप फैसिलिटी फॉर विड्रॉल थ्रू ATM, बिल्कुल गलत है। NaCH को ATM से कोई मतलब ही नहीं है, ATM को कैश विड्रॉल के लिए यूज किया जाता है, जबकि NaCH पेमेंट के लिए होता है। अ टाइप ऑफ ऑथराइजेशन गिवन टू कॉर्पोरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कलेक्ट पेमेंट, ये सही जवाब है। NaCH का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो ये एक सिस्टम होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है कि वो रिकरिंग पेमेंट को कलेक्ट करे। जैसे मान लीजिए कोई यूटिलिटी बिल हो या लोन EMI हो, ठीक है, कस्टमर के बैंक अकाउंट से कलेक्ट करे। और ऑप्शन डी का रहा है कि टाइप ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो NaCH जो है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से सिमिलर है, लेकिन इसका मतलब होता है कि पेमेंट कलेक्शन प्रोसेस फॉर इंस्टीट्यूशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या बैंक जो है डेबिट कर सकता है किसी के अकाउंट को अपने चार्जेज या इंटरेस्ट के लिए? ऑप्शन ए करा है हाँ कर सकता है, लेकिन कस्टमर के ऑथराइजेशन के बाद, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए बैंक डिडक्ट करेगी चार्जेस, जैसे फीस हुआ, इंटरेस्ट हुआ, लेकिन कस्टमर ने उसे एग्री किया है तभी करेगी, ठीक है, किसी एग्रीमेंट के माध्यम से या ओपनिंग द अकाउंट। ऑप्शन भी कर रहा है नो, बैंक कैन नॉट डेबिट द अकाउंट फॉर एनी रीजन, ये गलत है। बैंक डेबिट कर सकता है अकाउंट को, लेकिन प्रॉपर ऑथराइजेशन दिया जाए तभी। ऑप्शन सी कह रहा है यस, बैंक कैन डेबिट द अकाउंट फॉर एनी रीजन, ये भी गलत है। बैंक रैंडमली पैसा नहीं ले सकती कि आपके अकाउंट से, आपका परमिशन या ऑथराइजेशन चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव, तो नहीं ये गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। तो बैंक जो है डेबिट कर सकती है अकाउंट को चार्जेस और इंटरेस्ट के लिए, लेकिन कस्टमर का ऑथराइजेशन लेना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि हमारे जो इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं उनके लिए कौन कौन से फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। पहला कह रहा है कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल, बिल्कुल पार्शियली करेक्ट है, लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं है। इंडिविजुअल जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं कैश अपने अकाउंट से, विड्रॉल थ्रू ATM, हाँ ये भी पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल ATM को यूज़ कर सकते हैं पैसा विड्रॉ करने के लिए। बोथ ए एंड बी यहाँ पे परफेक्ट आंसर है, क्योंकि इंडिविजुअल डिपॉजिट भी कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं बैंक में, और पैसा ATM के माध्यम से भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये सभी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि बहुत सारी बैंकें प्रोवाइड करती हैं। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज़ अ टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट? TOD क्या होता है?
व्हाट इज दिस टीओडी? टीओडी बता सकते हैं क्या होता है? देखिए ऑप्शन ए कर रहा है कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडेड टू द गुड कस्टमर, ये गलत है। टीओडी शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट होता है, कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं होता। ऑप्शन बी कर रहा है कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइडेड टू द ट्रस्टवर्दी कस्टमर अगेंस्ट देयर रिटर्न रिक्वेस्ट, हाँ ये सही है। टीओडी एक शॉर्ट टर्म लोन रिक्वेस्ट लोन होता है जो कि रिलायबल कस्टमर को दिया जाता है जिन्होंने इसे रिक्वेस्ट किया ताकि वो इमीडिएट एक्सपेंस को कवर कर सकें। ऑप्शन सी कर रहा है कि एडवांस पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस, ये गलत है। टीओडी को कोई गुड्स एंड सर्विस के पेमेंट से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन डी कर रहा है क्रेडिट कार्ड होता है, ये भी गलत है। टीओडी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है बल्कि टेम्प्रोरी लोन है जो कि बैंक अपने कस्टमर को देती है, दैट इज कॉल्ड टेम्प्रोरी ओवरड्राफ्ट। ठीक है, सभी चीज़ें आपके बुक में दी गई हैं और बुक के एक एक लाइन से सवाल बनाया गया है। यही तो खासियत है हमारे एमसीक्यू सेशन का कि आपका यदि आप एमसीक्यू कवर कर लेते हैं ना, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। राइट, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ मैकमिलन बुक, क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम एवरी लाइन ऑफ मैकमिलन बुक। इफ यू कवर दिस थिंग, वी हैव अ प्रूफ that in the last 3 examination all those who have covered this particular MCQ session correctly, they have always secured 50+ marks. This is a guarantee from my side. So now let's come to the next part. What is required from the account holder to obtain a TOD? तो सवाल ये है कि अकाउंट होल्डर को टीओडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने आपको बताया था, आपको एक रिटर्न रिक्वेस्ट चाहिए और उसके साथ डीपीएन भी चाहिए। डीपीएन क्या होता है? डिमांड प्रॉमिसरी नोट। सो 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, फर्स्ट अ रिटर्न रिक्वेस्ट एंड ऑल्सो अ डीपीएन। अगला सवाल है कि सेविंग बैंक अकाउंट कौन ओपन करवा सकते हैं। पहला कह रहा है कि वनली इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिंगली, ऐसा तो वनली वर्ड गलत है। वनली इंडिविजुअल ऑपरेटिंग जॉइंटली विदाउट, ये भी गलत है। वनली इंस्टीट्यूशन अप्रूव बाय आरबीआई, ये भी गलत है। बोथ इंडिविजुअल ऑपरेटेड सिंगली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन अप्रूव बाय आरबीआई, ये सही है। ठीक है ना, चाहे वो सिंगली ऑपरेट हो, जॉइंटली ऑपरेट हो या इंस्टीट्यूशन जो कि आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है उनके द्वारा हो, ये सब के सब जो है सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि जो सेविंग अकाउंट से कैश विड्रॉल होता है वो कैसे होता है? बिना चेक फैसिलिटी का। अब मान लीजिए चेकबुक है नहीं, आपको कैश विड्रॉल करना है तो कैसे करेंगे? डेबिट कार्ड से करेंगे। अब यहाँ पे चेक नहीं है तो डेबिट कार्ड कहाँ से आया? सिग्नेचर से करेंगे। देखिए इसमें एक विड्रॉल स्लिप का कंसेप्ट है। विड्रॉल स्लिप जमा होता है जिसमें पासबुक के साथ ले जाना होता है, तब जाके आप पैसा निकाल सकते हैं सेविंग अकाउंट से। अच्छा, टीओडी हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अच्छा, अब ये सवाल है कि ट्रांसफ़र करना है सेविंग अकाउंट से तो कौन कौन सा मोड्स है विड्रॉल का? तो कैश से निकाल सकते हैं, चेक से निकाल सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। वेरियस ऑप्शन अवेलेबल। अच्छा, एक सवाल है कि क्या हमारा जो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या सेविंग अकाउंट बिजनेस या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए मिंट है? बिल्कुल नहीं। क्या कोई बैलेंस सेविंग अकाउंट में बैलेंस जो होता है उस पर कोई सीलिंग है? तो ये भी ऐसा कोई सीलिंग नहीं है कुछ। हाँ, ये सवाल बहुत बढ़िया है कि क्या मैक्सिमम लिमिट है जिसके लिए यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट मस्ट बी ऑफर्ड बाय बैंक ऑन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट? पहला कह रहा है 50,000, ये गलत है। यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट इस लोअर अमाउंट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा कह रहा है 1 लाख। देखिए बैंक एक यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगी 1 लाख तक के डिपॉजिट पे सेविंग अकाउंट में, इंश्योर करेगी कि डिपॉजिटर का कंसिस्टेंट अर्निंग हो अप टू दिस लिमिट। 2 लाख गलत है। ठीक है, यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट 1 लाख का होता है, लिमिट होता है, ना कि 2 लाख का। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है करंट अकाउंट को? क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दिया जा सकता है फॉर अफेक्टिंग पीरियोडिकल पेमेंट फ्रॉम सेविंग अकाउंट? तो यदि मान लीजिए कि हमें सेविंग अकाउंट से पीरियोडिकल पेमेंट लेना है तो क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दिया जा सकता है? तो बिल्कुल दे सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बैंक कस्टमर को अलाउ करती है कि वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे ऑटोमेटिक पीरियोडिक पेमेंट के लिए अपने सेविंग अकाउंट से। जैसे मान लीजिए कोई यूटिलिटी बिल है, कोई ईएमआई है, उसके लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। आर सेविंग अकाउंट एलिजिबल फॉर अर्निंग इंटरेस्ट? ऑब्वियसली इंटरेस्ट मिलता है। सवाल ये है कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट? अभी मैंने आपको बताया था कि 1 लाख तक के डिपॉजिट पे आप यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट देंगे, राइट। लेकिन 1 लाख के ऊपर का डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट बैंक देती है। उसके लिए क्या कंडीशन है? ठीक है, पहला कह रहा है कि द बैंक में डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिमिलर डिपॉजिट, ये गलत है। बैंक को सभी सिमिलर डिपॉजिट को ट्रीट करना पड़ेगा सिमिलर तरीके से, राइट। जब ये इंटरेस्ट रेट की बात आती है तो ऑल सिमिलर डिपॉजिट मस्ट रिसीव द सेम रेट। ऑप्शन बी कह रहा है कि द बैंक मे नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिमिलर डिपॉजिट, ये सही बात है कि बैंक को सेम इंटरेस्ट रेट ऑफर करना है, सिमिलर सेविंग डिपॉजिट एवर 1 लाख, वो डिफरेंशियल रेट ऑफर नहीं कर सकती।
ना कि यहाँ पे कह रहा है कि बैंक में नॉट प्रोवाइड डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट फॉर डिपॉजिट में, ये भी गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ओपनिंग सेविंग अकाउंट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो आप कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या जो बॉडीज़ हो जो कि बजटरी एलोकेशन पे डिपेंड कर रहे हो वो नहीं कर सकते, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं कर सकते, या यदि कोई ट्रेडिंग बिजनेस या प्रोफेशनल कंसर्न हो ये नहीं कर सकते, ये तीनों के तीनों नहीं कर सकते। आप बुक पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे एक टेबल बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि हाँ ये सभी इंटिटीज आर नॉट एलिजिबल, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ओपनिंग सेविंग अकाउंट। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। हु इज एलिजिबल टू ओपन अ सेविंग अकाउंट विद अ बैंक? ओनली इंडिविजुअल इन सिंगल नेम, गलत। तो करता एच यू एफ वनली वर्ड गलत है ना। ये सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माइनर एज अब 10 ईयर ये भी कर सकता है। तो सब के सब कर सकते हैं। क्या माइनर जो कि 10 साल से कम का हो, क्या वो सेविंग अकाउंट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है? कैन यू ऑपरेट अ सेविंग अकाउंट इंडिपेंडेंटली? तो सही जवाब है नहीं कर सकता है, राइट। 10 साल से कम में उसको गार्जियन का ये नेचुरल गार्जियन जो है, ठीक है, उनके अंदर करेगा। क्या ना जॉइंट अकाउंट भी ओपन नेम ऑफ द 3 और मोर पर्सन? क्या जॉइंट अकाउंट 3 से ज़्यादा पर्सन में ऑपरेट हो सकता है? ऑप्शन नहीं कर रहा है, यस, गलत। देखिए ये फिजिबल दिखता है लेकिन बहुत सारी बैंक जॉइंट अकाउंट अलाउ करती है 2 ही इंडिविजुअल के नाम में, ठीक है। जनरली जॉइंट अकाउंट जो है 2 इंडिविजुअल के नाम में ऑपरेट होता है, ठीक है। 2 और मोर पर्सन। इज इट नेसेसरी फॉर बैंक टू फिक्स अ हायर एज फॉर ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट देन 10 ईयर? क्या ये ज़रूरी है बैंक को? तो ये सही जवाब है कि बैंक अलाउ करती है कि 10 साल तक के उम्र के बच्चे को कि वो सेविंग अकाउंट ओपन करे, लेकिन कुछ बैंक में हायर मिनिमम एज रिक्वायरमेंट भी है। अगला सवाल है कि आर देयर एनी अदर एंटिटीज दैट आर एलिजिबल टू ओपन अ सेविंग अकाउंट बिसाइड्स? तो बेसिकली कुछ एंटिटीज़ हैं, कैटेगरीज ऑफ आरबीआई इज गिवन जनरल परमिशन टू एलिजिबल। अच्छा, एक है ऑर्गेनाइजेशन वेविंग अकाउंट परमिट। ये समझते हैं क्या होता है, इसका क्या पर्पज़ है? तो पहला ऑप्शन कर रहा है टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ विड्रॉल परमिटेड ड्यूरिंग अ पीरियड। पहले समझिए क्या है ऑर्गेनाइजेशनल वेविंग अकाउंट परमिट। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि ये गलत है स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल। तो ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन वेविंग अकाउंट परमिट है ना, इसमें कोई विड्रॉल का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बी कह रहा है टू लिमिट द अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखिए आप यदि लिमिटिंग, ये भी गलत है कि आप अमाउंट ऑफ विड्रॉल को ही लिमिट कर देंगे, ये भी हमारा परमिट का मेन पर्पज़ नहीं है। टू रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ अकाउंट बाय गवर्नमेंट एजेंसी, तो ये सही दिखता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन वेविंग अकाउंट है ना, वो स्पेसिफिकली एड्रेस करता है दूसरे तरह के एंटिटीज़ को, ना कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ को। ऑप्शन डी कर रहा है टू परमिट कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द स्पेसिफिक एक्ट स्टेट इनैक्टमेंट टू ओपन अकाउंट। ये सही जवाब है। ऑर्गेनाइजेशन वेविंग अकाउंट अलाउ करता है कंपनीज को जो कि रजिस्टर्ड है स्पेसिफिक स्टेट लॉज में कि वो अपने बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। कौन सा स्टेट इनैक्टमेंट एक्ट अलाउ करता है लैंड मॉर्गेज बैंक को कि वो अकाउंट ओपन करे? वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कंपनीज एक्ट 2013, बी कर रहा है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, और फिर यूनियन टेरिटरी एक्ट। सही जवाब है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कौन सा गवर्नमेंट एजेंसीज है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम विद रिस्पेक्ट टू द लैंड मॉर्गेज बैंक? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि इनकम का पेमेंट हो विद रिस्पेक्ट टू द लैंड मॉर्गेज बैंक। अच्छा, अब एक सवाल है कि इसको तो हम स्किप करते हैं। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कैश विड्रॉल थ्रू विड्रॉल फॉर्म इन एसबी अकाउंट? तो सेविंग आप अकाउंट से यदि मान लीजिए कि विड्रॉल फॉर्म से आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या चाहिए? पासबुक चाहिए, राइट। पासबुक चाहिए, विड्रॉल फॉर्म चाहिए, अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। पासबुक कब इशू किया जाता है सेविंग अकाउंट में? क्लोजिंग द अकाउंट, एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द कस्टमर, यस करेक्ट। तो कस्टमर से आप एक्नॉलेजमेंट लीजिए तब जाके पासबुक उसे दीजिए। अगला सवाल है कि आप मान लीजिए कि सेविंग अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, क्या कोई चार्जेस होता है? बिल्कुल नहीं, कोई चार्जेस नहीं होता है। अच्छा, आप मान लीजिए कि आप सेविंग बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो आप ओल्ड ब्रांच में क्या सरेंडर करेंगे? देखिए सब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप डेली बैंकिंग लाइफ में फेस करते हैं, और इसका आंसर आपको बताने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
बता सकते हैं आप कि आपका जो ट्रांसफ़र होता है सेविंग बैंक अकाउंट का, तो क्या सरेंडर करना होता है? ऑल अनयूज चेक लीव्स, बिल्कुल सही। पासबुक नहीं, एटीएम कार्ड नहीं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म नहीं, उसको मतलब ही नहीं है। जो भी हमारा अनयूज चेक लीव है वो सरेंडर करना पड़ता है। क्या ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट ज़रूरी होता है विथ इंट्रोडक्शन ऑफ CBS एंड मल्टीसिटी चेक? नहीं, अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो बेस ब्रांच है, पेरेंट ब्रांच है, उसको बदल दिया जाता है, दैट्स ऑल। जब से CBS आया है तब से। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ स्टाफ अकाउंट? क्या पर्पज़ है कि हम नंबर ऑफ स्टाफ अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे? तो मेन पर्पज़ यही है कि जो हमारा नंबर ऑफ अकाउंट है जो कि स्टाफ मेंबर ओपन कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल नेम में या जॉइंट नेम में अपने फैमिली मेम्बर के साथ, उसको लिमिट करना। दैट्स द पॉइंट, टू लिमिट द नंबर ऑफ अकाउंट that a staff member can open in their individual name or joint name with family member. Option C is the correct answer. Why should check drawn on a staff account be scrutinized? अब मान लीजिए कि स्टाफ अकाउंट पे कोई चेक ड्रॉ किया गया, उसको कैसे स्क्रूटनाइज करेंगे? तो बताइए कैसे कैसे स्क्रूटनाइज करेंगे? हाउ विल स्क्रूटनाइज? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्यों स्क्रूटनाइज करेंगे, ये सवाल है। टू इंश्योर दैट द स्टाफ मेंबर आर नॉट यूजिंग द अकाउंट फॉर इलीगल एक्टिविटी, टू प्रिवेंट स्टाफ मेंबर फ्रॉम राइटिंग बैड चेक, ना ये तो गलत है। टू वेरीफाई दैट देयर इज इनफ मनी इन द अकाउंट टू कवर द चेक, यस ये करेक्ट है, राइट। दैट्स वाई द स्टाफ चेक डाउन ऑन स्टाफ अकाउंट बी स्क्रूटनाइज। क्या थर्ड पार्टी चेक या DD भी स्टाफ अकाउंट में कलेक्ट किया जा सकता है? नहीं, राइट, रिमेंबर इट। मान लीजिए कि अकाउंट को ऑपरेट किया जा रहा है डिसप्रपोर्शनेटली हाई अमाउंट से, तो उस केस में ऐसे केस में जो है, यदि मान लीजिए डिसप्रपोर्शनेटली हाई अमाउंट से अकाउंट को ऑपरेट किया जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या किया जाए? व्हाट शुड बी डन इन सच केसेस? तो बताइए, द स्टाफ मेंबर शुड बी रिवार्डेड फॉर मैनेजिंग द अकाउंट सो वेल। नहीं, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर ये फंड आ कहाँ से रहा है, व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ द फंड, राइट। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द फंड, दिस दे हैव टू डिस्क्लोज, राइट, कि ये फंड आ कहाँ से रहा है। अगला सवाल है, व्हाट मस्ट बी डन बिफोर क्लोजिंग अ सेविंग अकाउंट? आप मान लीजिए किसी सेविंग अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, तो क्या किया जाए उससे पहले? तो आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। पासबुक को आपको प्रेजेंट करना है और जो अनयूज चेक लीव है उसको सरेंडर करना है। मिनिमम अमाउंट ऑफ विड्रॉल कितना होता है BSBDA में एक महीना में, बता सकते हैं? BSBDA समझते हैं ना, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो इसमें जो है मिनिमम विड्रॉल, मिनिमम नंबर ऑफ विड्रॉल कितना बार आप पैसा निकाल सकते हैं एक महीने में? 4 बार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मिनिमम फ्री सर्विस ऑफ BSBDA में जो फ्री सर्विस ऑफर किया जाता है उनमें से कौन सा नहीं है? पहला है डिपॉजिट ऑफ कैश एट बैंक ब्रांच एंड ATM CDM, ये सही है, ये तो फ्रीली होता है। रिसीट क्रेडिट ऑफ मनी थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक चैनल, हाँ ये भी ठीक है। चेक बुक इशुएंस, हाँ चेक बुक इशुएंस फ्री सर्विस नहीं है, ठीक है ना। चेक बुक का आपको कॉस्ट लगेगा और ये भी इंक्लूड नहीं होता है मिनिमम फ्री सर्विसेज में। और फिर डी का रहा है कि डिपॉजिट कलेक्शन ऑफ चेक इंक्लूडिंग चेक ड्रॉन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ये सही है। क्या कोई लिमिट होता है, कितना नंबर है, कितना डिपॉजिट का वैल्यू है जो कि हम एक महीना में कर सकते हैं? बिल्कुल लिमिट होता है। क्या विड्रॉल कर सकते हैं अपने या दूसरे बैंक ATM से BSBDA में? हाँ, देखिए आपको पता होगा कि BSBDA में एक रुपए ATM कार्ड भी दिया जाता है कस्टमर को, राइट। तो क्या विड्रॉल किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, बोथ ऑन एंड अदर बैंक ATM। क्या ATM कार्ड या ATM कम डेबिट कार्ड इंक्लूडेड होता है मिनिमम फीस सर्विस और जो कि BSBDA में ऑफर किया जाता है? हाँ, ये इंक्लूडेड होता है, मैंने अभी आपको बताया था ATM कार्ड इंक्लूडेड होता है। क्या कंडीशन है बैंक को कि वो एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करें? तो सही जवाब है ऑप्शनल फॉर द कस्टमर टू अवेल। दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आपके बुक की लाइन से, हर एक लाइन से दिए गए हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, ये हमारे क्वेश्चन बैंक का एक पार्ट है। इस प्रकार से आपको हर एक चैप्टर का एक एक लाइन से बना हुआ क्वेश्चन मिलेगा, जिसको आप यदि आप कर लेना एक महीने में, गारंटेड है कि आपका 50 मार्क्स तो निश्चित है। तो विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं आज के सेशन को यहीं विराम देता हूं। आप यदि चाहते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आंसर सेशन और मैं लाऊं, इसका पार्ट 2 में लाऊं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।